तो आज की किताब है हाउ टू चेंज थिंग्स व्हेन चेंज इज हार्ड, जिसे लिखा गया है चीप हिथ और डैन हिथ द्वारा। तो चलिए जानते हैं कि ये किताब हमें क्या बताने वाली है। चेंज जो होता है ना, वो आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है। कभी कभी तो इतना मुश्किल होता है कि आपको लगेगा कि ये सारी दुनिया ही उलट पुलट हो रही है। लेकिन बाकी लोगों की तरह आपको भी ना अपनी लाइफ में आने वाले चेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। और कुछ स्विचेस शायद आपको इतना परेशान कर दे कि आप एकदम सर पकड़ करके बैठ जाएंगे। लेकिन हम आपको इसके लिए ब्लेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी ऐसी ही है, कभी इजी तो कभी हार्ड। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से तैयार रहेंगे तो चीजों को इजीली हैंडल कर सकते हैं। हीथ ब्रदर्स यहाँ पर आपकी मदद कर सकते हैं। अपनी इस किताब के थ्रू वो आपको बताएंगे कि चेंजेस को कैसे खुले दिल से एक्सेप्ट किया जाए। अगर आप ये सोच करके यहाँ आए हैं कि चेंजेस को कैसे अवॉइड किया जाए, तो अभी इस टाइम ये समरी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बड़े इमोशनल चेंजेस को अवॉइड कर ही नहीं सकते। आपको उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को हीथ ब्रदर्स एक बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से अप्रोच करते हैं, ओल्ड बुद्धिस्ट मेटाफोर के थ्रू, जिसके हिसाब से इंसान दो पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट वाला है रैशनल, कोल्ड और कैलकुलेटिव, जिसे राइडर कहते हैं, जबकि सेकंड पार्ट है इमोशनल, ऑटोमेटिक और क्विक रिस्पॉन्स देता है, जिसे एलिफेंट बोलते हैं। तो हर इंसान इन दो एलिमेंट से मिलकर के बना है। और ऑथर्स एक थर्ड एलिमेंट के बारे में भी बताते हैं, जिसे पाथ कहते हैं, जो कि आपकी लाइफ की सिचुएशन है, जैसे कि आपका एनवायरनमेंट, सराउंडिंग, वे लोग जो आपके आसपास रहते हैं। तो अगर आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इन तीनों पार्ट्स को कैसे बैलेंस किया जाए। हालांकि ये उतना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी पॉइंट की बात ये है कि अगर ये इजी होता तो हर कोई इसे करना लेता, राइट? तो चलिए जानते हैं आगे फर्स्ट चैप्टर में द 3 सरप्राइजेस। इस किताब के फर्स्ट स्टेप में है चेंज की 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करना, द एलिफेंट यानी कि इमोशन, द राइडर रैशनल साइड और द पाथ यानी कि सिचुएशन। तो जैसा कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि राइडर का काम है एलिफेंट को एक गोल की तरह गाइड करना। राइडर ही है जो पाथ को चूज करता है। तो अब ये पाथ स्मूथ हो सकता है या फिर रॉकी और खतरों से भरा हुआ भी हो सकता है। तो ये सब एंड में राइडर पर डिपेंड करता है। यहाँ एक बात इम्पोर्टेंट है कि ये राइडर बिना एलिफेंट के कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एलिफेंट उसका ड्राइविंग फोर्स है। ठीक ऐसे ही अगर राइडर ना हो तो एलिफेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता। वो खुद अपने इमोशंस और फीलिंग्स में भटक कर रह जाएगा। और सेम चीज आपकी जिंदगी के साथ भी है। आपके इमोशंस ही वो ड्राइविंग फोर्स है जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। आप कुछ भी इंटरेस्टिंग सोच लीजिए, लेकिन आपके इस रैशनल इंटरेस्ट को इमोशंस ही बैकअप करते हैं। हीथ ब्रदर्स अपनी रिसर्च में शो कराते हैं कि ये एलिफेंट कितना ज्यादा पावरफुल है। इस स्टडी में शो किया गया था कि लोगों को अगर बड़ा कंटेनर दिया जाए तो वो नॉर्मली जितना खाते हैं उससे डबल अमाउंट का पॉपकॉर्न खा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इमोशनल और इररेशनल साइड काम कर रही थी। स्पेसिफिक तरीके से बोले तो सारे 3 कंपोनेंट्स इस ओवर ईटिंग बिहेवियर के लिए जिम्मेदार है। जैसे सिचुएशन में राइडर का रिएक्शन होगा, लगता है खूब सारे पॉपकॉर्न है, फिर एलिफेंट खूब सारा खा लेगा, लेकिन फिर भी काफी पॉपकॉर्न बचते हैं, तो एलिफेंट बोलेगा मैं जितना हो सके उतने पॉपकॉर्न खाना चाहता हूँ। अब क्योंकि राइडर को पॉपकॉर्न से भरा कंटेनर यानी कि द पाथ थमा दिया गया था, तो उसे कोई वजह नहीं दिखती कि वे सारे पॉपकॉर्न क्यों ना खाए। और इसीलिए एलिफेंट को भी छूट मिल गई कि जितना मर्जी हो उतना पॉपकॉर्न खा ले। तो अब बोलने की जरूरत नहीं है कि इसका इररेशनल साइड सिर्फ प्लेजर है, यानी इसको पॉपकॉर्न खाने में मजा आ रहा है, और जब तक रैशनल साइड इसे रोकेगी नहीं, ये प्लेजर के लिए खाता ही जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का कंक्लूजन है कि आपको अपनी लाइफ के 3 एस्पेक्ट्स बैलेंस करने हैं, रैशनल, इररेशनल और सिचुएशनल एस्पेक्ट्स। तभी तो आप लाइफ के बिग चेंजेस को वेलकम कर पाएंगे। या जैसे हीथ ब्रदर्स समझाते हैं, राइडर को डायरेक्शन चाहिए और एलिफेंट को मोटिवेशन, और दोनों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए पाथ में कम से कम फ्रिक्शन चाहिए, जिससे कि वो जल्द से जल्द मंजिल तक पहुंचे। सेकेंड चैप्टर में ऑथर्स राइडर की साइकोलॉजी को थोड़ा और बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये इमोशन के मामले में बड़ा कोल्ड, रैशनल और कैलकुलेटिव टाइप का है, और इसकी वजह से ये कभी कभी कुछ ज्यादा ही सोचने लगता है। ये तो हम सबने एक्सपीरियंस किया है कि आप एकदम तसल्ली से बेड पर लेटे हुए हैं और एक बढ़िया सी नींद का इंतजार कर रहे हैं कि तभी अचानक से आपके दिमाग में ख्याल आने लगते हैं। आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, आप सोचते ही चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने लिए सो कॉल्ड ब्राइट स्पॉट्स को ढूंढकर
इस ओवर थिंकिंग और ओवर एनालिसिस की हैबिट से छुटकारा पाया जा सकता है। ये वो चीजें होती हैं जिनमें कि आप बेहतर करते हो, और ये जरूरी नहीं कि आप लाइफ की हर चीज में एक्सपर्ट हो, बशर्ते कि आप कोई सुपरमैन या वंडर वुमन हो। और इसीलिए आपको बस एक या दो ही ब्राइट स्पॉट्स चूज करने हैं जिन पर आप पूरा फोकस कर सके। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो नेगेटिव स्टफ को ही देखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जिंदगी की कुछ अच्छी बातें भी दिखाई नहीं देती। इसे पॉजिटिव नेगेटिव असिमेट्री या नेगेटिव बायस भी बोलते हैं। हम ह्यूमंस की एवोल्यूशन के दौरान नेगेटिव बायस सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि नेगेटिव स्टफ पर फोकस करने से हमारे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए थे। वहीं दूसरी तरफ आज के टाइम में पॉजिटिव नेगेटिविटी असिमेट्री नहीं चलेगी, क्योंकि इससे नए एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में आपको मुश्किल होगी। तो यही रीजन है कि चिप और डैन हिथ आपको ब्राइट स्पॉट्स पर फोकस करने की एडवाइस देते हैं, और ऐसा करने के कई सारे तरीके हैं। आप चाहे तो डेली एक टू डू लिस्ट लेकर के शुरू कर सकते हैं। इस लिस्ट के टॉप में उन चीजों को रखिए जो आपको करना पसंद है, और जो कम पसंद है उन्हें बॉटम में। फिर इसके अकॉर्डिंग अपना हर दिन तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। आगे चैप्टर नंबर 3 है जो कहता है लर्न क्रिटिकल मूव्स बाय हार्ट। मतलब ये कि इस चैप्टर में हीथ ब्रदर्स डिसीजन पैरालिसिस के बारे में बता रहे हैं। हम सबके साथ ये हुआ है, जैसे कभी आपके सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आई हो, आपको पब्लिक के सामने बोलना है, कोई ऐसी ही बड़ी प्रॉब्लम या कोई स्ट्रेसफुल एक्टिविटी। आपने शायद नोटिस किया हो कि ऐसी मुश्किल सिचुएशन में आप डर से पीले पड़ जाते हैं, आपके हाथ पांव फूलने लगते हैं और आपको समझ ही नहीं आता है कि करना क्या है। और यहाँ पर हम आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। जी हाँ, क्योंकि सिचुएशन में स्ट्रेस के सिम्टम्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना पॉसिबल होगा भी नहीं। तो ऐसे में आपको क्रिटिकल मूव्स को स्क्रिप्ट करना चाहिए, यानी कि ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आने से पहले ही आप उसे फेस करने को तैयार हो जाओ। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको बहुत सारे लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने स्पीच देनी है, तो आप क्या करेंगे? लोगों के ग्रुप्स के सामने एक मॉक स्पीच देंगे, जिससे आपका डर खुल जाए। इस तरीके से बड़े और बड़े ग्रुप्स के सामने बोलने की प्रैक्टिस करते रहे जब तक कि आप में पूरा कॉन्फिडेंस ना आ जाए। तो ये बात माइंड में रखें कि हर किसी को पब्लिक स्पीच में थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो सोचिए आप इस बारे में। आगे है चौथा चैप्टर, जिसमें हम जानेंगे द डेस्टिनेशन। जब आप कुछ गोल सेट करते हैं तो चेंज आपके लिए और भी इजी हो जाता है, लेकिन ये गोल इमोशनली चार्ज्ड होने चाहिए और रैशनल भी, ताकि ये राइडर और एलिफेंट दोनों को अपील करें। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है स्विच का, लेकिन थोड़ा ऑनेस्ट वे में सोचे तो आप हमेशा अपनी चॉइस का काम नहीं कर सकते। ऐसा अक्सर होता है कि हमें कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो हम अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल यही तो जिंदगी है। ये हमेशा ही इजी नहीं होगी, और देखा जाए तो ये जिंदगी की खूबसूरती है। ये किताब स्विच आपको सिखाती है अपने नॉट सो इमोशनली चार्ज्ड गोल्स कैसे अचीव किए जाए। उन्हें आपको ब्लैक एंड व्हाइट गोल्स में बदलना है। ब्लैक एंड व्हाइट गोल्स को बाकी गोल्स से अलग करना इजी है। इन गोल्स के साथ ये ऑब्वियस है कि ये फेल हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको वजन कम करना है तो आप बोल सकते हैं कि अब मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगा। अब ये टिपिकल ब्लैक एंड व्हाइट गोल है, ये स्पेसिफिक और सॉलिड है। वहीं दूसरी तरफ एक अनस्पेसिफिक अनक्लियर गोल कुछ ऐसा होगा, मैं थोड़ा कम खाऊंगा। तो हम आपको एक और एग्जांपल देंगे। मान लीजिए आपको कोई डिग्री लेनी है, तो आप एक हाईली स्पेसिफिक ब्लैक एंड व्हाइट गोल रखते हैं। आई वॉन्ट टू स्टडी 4 hours पर डे, मतलब मैं 4 घंटे पढ़ना चाहता हूँ। और इसके उल्टा आप ये भी बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू स्टडी मोर, मैं ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ, जो कि एक अनस्पेसिफिक अनक्लियर गोल का परफेक्ट एग्जाम्पल होगा, क्योंकि आप स्टडी अवॉइड करना चाहते हैं। होप एलिफेंट के लिए एक फ्यूल की तरह है। तो होप जो होती है, उम्मीद जो होती है, वो एलिफेंट के लिए एक फ्यूल की तरह है। एक छोटी सी सक्सेस भी एक्सट्रीमली मैटर करती है कि लोग खुद पर बिलीव करने लगे। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आगे है चैप्टर नंबर 5 द चेंज। तो चिप और डैन हिथ 2 मेथड्स बताते हैं जिससे कि आप बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है SFCC मेथड, यानी कि शॉर्ट फ्रॉम सी फील चेंज, जबकि सेकंड वाला है ATC, यानी कि एनालाइज थिंक चेंज। इसमें फर्स्ट वाला ज्यादा इमोशनल है और नॉट सो क्लियर सिचुएशन में बेस्ट है, और सेकंड वाला ज्यादा एनालिटिकल और प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। जैसे ATC मेथड, ATC यानी एनालाइज थिंक चेंज, क्लियर और ब्रीफ प्रॉब्लम्स के हिसाब से बेहतर काम करता है। जैसे कि मैथमेटिक्स और प्लानिंग, जब आपको शेड्यूल प्लान करना हो तो आप जितना पॉसिबल हो उतना रैशनल रहना चाहते हैं। सिर्फ तब आप इस प्रॉब्लम को एनालाइज थिंक चेंज पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करते हैं, तभी आप एक अच्छा शेड्यूल बना पाते हैं। दूसरी तरफ SFC यानी कि सी फील चेंज तब बेस्ट है जब आपको बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो,
जैसे कि आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, क्योंकि कोई भी अपने रिलेशनशिप्स को सिर्फ एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से सॉल्व करना नहीं चाहेगा। जैसे कि अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर के श्योर नहीं है तो एक सेकंड के लिए रुक करके सोचिए कि आपका दिल क्या कहता है। उसके बाद आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना होगा। फिर अगर आपको लगे कि सिर्फ चेंज ही बेस्ट ऑप्शन है तो आप वही डिसीजन लीजिए। जब अपना बिहेवियर चेंज करे तो एक बात हमेशा दिमाग में रखे कि हर इंसान के अंदर पॉजिटिव इल्यूजन बायस नाम की एक चीज होती है। ये बायस बड़ा सिंपल है। इसके हिसाब से हम खुद को दूसरों से ज्यादा पॉजिटिव समझते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि हमें कई बार खुद को चेंज करना उतना जरूरी नहीं लगता। तो पॉजिटिव इल्यूजन बायस खुद को चेंज ना करने का सिर्फ एक बहाना है। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कहते हैं कि आप हर बात पर खुद को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि खुद के लिए थोड़ा और क्रिटिकल स्टेप अडॉप्ट कर लो। ऐसे कई रॉक स्टार्स हैं जिनकी लाइफ की एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे कि अपने करियर की फर्स्ट फेज में ये लोग कुछ ऐसे होते हैं, इन्हें सीरियस ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है और जब उनका पॉजिटिव इल्यूजन बायस टूटता है तब जाकर के अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ते हैं। कंक्लूजन कहे तो हर इंसान में कुछ नेगेटिव हैबिट्स होती है और ये नेगेटिव हैबिट्स तभी हमारे लिए प्रॉब्लम्स बन जाती है जब हम इन्हें एक्सेप्ट करने की बजाय रिफ्यूज करने लगते हैं। आगे चैप्टर नंबर 6 जिसमें हम जानेंगे हाउ टू श्रिंक द चेंज के बारे में। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बड़ा चैलेंज लिया और फिर बीच में ही ये सोच करके छोड़ दिया कि आगे बड़ा हार्ड और टफ होने वाला है? क्योंकि हीथ ब्रदर्स को ऐसा लगता है कि कोई चीज एकदम शुरुआत से शुरू करना काफी मुश्किल काम है। जब आप रॉक बॉटम में होते हैं तो आपको समिट की झलक तक नहीं दिखती। हालांकि स्क्रैच से स्टार्टिंग एक्सट्रीमली मुश्किल होता है, लेकिन हम प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा चढ़ा करके सोच लेते हैं कि ये और भी हार्ड लगता है। साइंटिस्ट ने ये चीज एक बड़े ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट से साबित की है। उन्होंने अपने पार्टिसिपेंट को अपने लॉयल्टी कार्ड दिए। इन शॉर्ट एक बोनस कार वॉश जीतने के लिए पार्टिसिपेंट्स को सबसे पहले एक फिक्स नंबर के कार वॉशेस खरीदने थे। फर्स्ट ग्रुप को एक कार्ड दिया गया जिसमें पहले से ही कुछ स्टैम्प्स लगे थे, जबकि दूसरे ग्रुप को एक बिल्कुल एम्प्टी कार्ड दिया गया, खाली कार्ड दिया गया। लेकिन दोनों ही ग्रुप्स को बोनस लेने के लिए सेम नंबर के कार वॉशेस खरीदने थे और जो रिजल्ट आए वो सरप्राइजिंग थे। फर्स्ट ग्रुप जिसे कार्ड स्टैम्प वाला कार्ड मिला था उसने ज्यादा कार वॉशेस खरीदे। उनके कार्ड में लगे स्टैम्प्स की वजह से उन्हें लग रहा था कि गोल एटलीस्ट कुछ हद तक तो अचीव है, तो कार वॉश खरीदने के लिए वो ज्यादा मोटिवेट हुए। तो आप इसे क्या सीखे? यही ना कि स्मॉल से शुरू करें, यानी कि छोटे से शुरुआत करें। जब आप एकदम जीरो से शुरू कर रहे हो तो लार्ज चैलेंजेस को मत लीजिए जो पूरे करने मुश्किल होते हैं, क्योंकि इससे आपके फेल होने की चांसेस ज्यादा है और फिर आप अपना मोटिवेशन लूज कर लेंगे। तो बेहतर है कि छोटे स्टेप लीजिए, ऐसे गोल सेट कीजिए जो इजीली अचीव हो सके। बिग चैलेंजेस को बाद के लिए रखिए। मान लीजिए कि आप कोई गिटार सीख रहे हैं और अगर शुरुआत में ही कोई मुश्किल ट्यून चूज करते हैं, जैसे कि स्टेयरवे टू हेवन प्ले करने का ट्राई करेंगे, तो ये आपके लिए टफ होगा। आप ट्राई करते रहेंगे और फिर जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप कोई स्लो और इजी सॉन्ग की प्रैक्टिस करें और जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो उस मुश्किल गाने को चूज कर सकते हैं, उसे बजा सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? आगे चैप्टर नंबर 7 जिसमें हम जानेंगे फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट के बारे में। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि एबिलिटीज और पोटेंशियल स्टैटिक होती है। उनके हिसाब से एबिलिटीज को चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि एबिलिटीज जिंदगी भर इम्प्रूव की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा माइंडसेट ज्यादा फ्लेक्सिबल और कंस्ट्रक्टिव है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी हार को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, और ये क्वालिटी जैसा कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, चेंज के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। साइकोलॉजिस्ट जो ह्यूमन स्किल्स और एबिलिटीज पर रिसर्च करते हैं उनका मानना है कि ह्यूमन बीइंग थ्रू आउट द लाइफ चेंज और इम्प्रूव हो सकते हैं, भले ये बात हमें इम्पॉसिबल लगे। और कुछ ऐसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल है जो इस बात को साबित करते हैं। आपने शायद सुना होगा कि अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर्स काफी ब्रेन डैमेज सस्टेन करते हैं और अभी तक सारे न्यूरोलॉजिस्ट यही मानते आए हैं कि ब्रेन ऐसी क्रॉनिक इंजरीज रिकवर नहीं कर सकता, लेकिन वे रॉन्ग थे। कुछ स्पेसिफिक तरीकों से इस तरह के डैमेजेस को ट्रीट किया जा सकता है और ये अजीब बात है कि इसका मेडिकेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो फुटबॉलर्स डेमेंशिया के शिकार होते हैं वे मेंटल एक्सरसाइज के थ्रू अपने ब्रेन को फिर से हेल्दी और एक्टिव बना लेते हैं। तो जिन्हें ड्रग का एडिक्शन होता है उनका ब्रेन भी कुछ ऐसे ही सीरियस डैमेजेस को झेलता है, लेकिन एब्स्टिनेंस की लॉन्ग पीरियड के बाद उनका ब्रेन दोबारा हेल्दी और फिट हो जाता है। दूसरे शब्दों में बोलो तो किसी भी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी से आप ब्रेन की एक्सरसाइज करके उसके पाथवेज और सर्किट्स को चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ आगे है चैप्टर नंबर 8 जिसमें हम जानेंगे चेंज द एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि बहुत जरूरी है।
इस चैप्टर में हीथ ब्रदर्स एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। मतलब ये कि काफी टाइम पहले साइंटिस्ट ने पाया कि लोग एनवायरमेंटल फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जिसकी वजह से हम अक्सर प्रॉब्लम्स की रूट किसी स्पेसिफिक पर्सन में देखते हैं, जबकि इसमें एनवायरमेंटल का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसे एक डेली लाइफ की सिचुएशन से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब जरा इमेजिन कीजिए कि आप किसी ग्रुप प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं। अगर आपसे कोई छोटी सी गलती भी होती है तो सारे लोग कुछ यूं बोलेंगे, ये आदमी कितना स्टूपिड है, सारा टाइम बस मिस्टेक ही करता रहता है। बताने की जरूरत नहीं कि इस टाइप की रीजनिंग कभी ट्रू नहीं होती। ऐसी सिचुएशन में लोग अक्सर अनजस्टिफाइड जनरलाइजेशन वाले स्टेटमेंट देते हैं। तो यही है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। जी हाँ, जबकि सच तो ये कि बहुत बार एनवायरनमेंट ही हमारे फेलियर्स और मिसडीड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी के फेलियर्स के पीछे उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को ब्लेम करने की बजाय उन सारी बातों पर गौर कीजिए जो उसके बिहेवियर को अफेक्ट करती है। ऐसे में आपको कुछ ऐसे बोलना चाहिए, ओके, इस आदमी ने ब्लंडर मिस्टेक की है, लेकिन क्या ये सच में इतना स्टूपिड है, या क्या पता ये रात को ठीक से सो न पाया हो या कुछ परेशान हो। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है कि खुद को चेंज करना है तो अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दीजिए। अब जैसे ऐसे कई टैलेंटेड और अच्छे लोग हैं जो अपने निकम्मे दोस्तों की कंपनी में बर्बाद हो गए हैं। अगर उन्हें ऐसी बुरी सोहबत से दूर रखा जाता तो शायद उनकी लाइफ कुछ और होती। सेम चीज आपके साथ भी है, और ये सिर्फ आपके दोस्तों के बारे में नहीं है। अगर आप एक डल अनइनवाइटिंग माहौल में काम कर रहे हैं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आप में इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की हमेशा कमी रहेगी। लेकिन इसके लिए खुद को ब्लेम करने से पहले एक बार जरा अपना वर्क एनवायरनमेंट चेंज करके देख लीजिए। हम इस चैप्टर को इस किताब के एक कोट के साथ कंप्लीट करेंगे, बाय ट्वीकिंग द एनवायरनमेंट यू बेसिकली आउटमार्ट योरसेल्फ। जी हाँ, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे एक्वायर गुड हैबिट्स के बारे में। हमारी लाइफ हैबिट से भरी हुई है, अच्छी बुरी सभी टाइप की आदत है। आपने शायद नोट ना किया हो, लेकिन आदतें ना हो तो हमारी जिंदगी का हर दिन बहुत ही डिफरेंट होगा। ऑफ कोर्स हम सबके अंदर गुड और बैड हैबिट्स होती है। तो हीथ ब्रदर्स आपको सिखाएंगे कि अपने अंदर न्यू बेनिफिशियल हैबिट्स को कैसे डेवलप किया जाए। तो सबसे पहले तो ऐसा माना जाता है कि जो ये आदतें होती है रिफ्लेक्सेस की तरह है, ये ऑटोमेटिक होती है और अक्सर किसी न किसी एनवायरमेंटल फैक्टर से ट्रिगर होती है, जिन्हें एक्शन ट्रिगर बोलते हैं। जैसा कि हमने पहले भी मेंशन किया है कि एनवायरनमेंट यानी द पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और हैबिट्स के साथ बेस्ट चीज ये है कि आप अपने न्यू एक्शन ट्रिगर सोच समझ कर के चूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने एक्सरसाइज शुरू करने की ठान ली है, तो मॉर्निंग में उठने के साथ ही ये करना एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन होगा। हम सबका एक मॉर्निंग रूटीन होता है और एक्सरसाइज सबसे बेस्ट रूटीन है जो आप सुबह कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करने के लिए आपका एक्शन ट्रिगर है मॉर्निंग वर्ड। अगर आपको फिर भी कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही तो आप एक काम कीजिए, आप अपने रूम में कोई साइन बना करके लगा दीजिए जो आपको अपने नए रूटीन के लिए रिमाइंड कराता रहे। लेकिन ये साइन ठीक अपने बेड के सामने लगाइए ताकि मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले इस पर आपकी नजर पड़े। न्यू बेनिफिशियल हैबिट सस्टेन करनी हो तो चेकलिस्ट भी बड़ी काम की चीज है। हाँ, वैसे ये थोड़े से बोरिंग भी होते हैं, लेकिन एंड में ये काफी मददगार साबित होते हैं। एक और चीज, आप डेली की चेकलिस्ट बना करके भी अपना एक्शन ट्रिगर पा सकते हैं। अब जैसे कि आप अपने फेवरेट टीवी शो को चेकलिस्ट से एसोसिएट कर सकते हैं। हर एपिसोड से पहले आप चेकलिस्ट फील कर सकते हो और इस तरह आप खुद को ट्रीट करके एक नई आदत डाल सकते हैं। इन जनरल बोले तो हैबिट रीइंफोर्समेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए जितनी बार भी आप कोई न्यू बेनिफिशियल हैबिट मेंटेन करें तो खुद को रिवॉर्ड देना ना भूलें। आगे चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम जानेंगे द हर्ड के बारे में। हम सब सोशल एनिमल हैं, हमें लोगों की कंपनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। और जिनके साथ हम रहते हैं उन लोगों का बिहेवियर एक तरीके से हमारे लिए एक कंपास की तरह है। एक्चुअल में हम जिनके साथ घूमते हैं रहते हैं उसमें एवरेज होते हैं। तो यहाँ हम इजीली अपना डायरेक्शन देख सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल फुलफिलिंग लाइफ जीना चाहते हैं तो हमारे आसपास वाले हमारे इस एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करने चाहिए। अगर आप एक बहुत ऑनेस्ट और शांत पर्सन बनना चाहते हैं तो हमेशा जल्दीबाजी में रहने वाले लोगों के साथ घूमना स्टूपिड डिसीजन होगा, क्योंकि अनकॉन्शियसली आपका बिहेवियर उनसे इन्फ्लुएंस होता है जिनके साथ आप रहते हैं, और आपको खुद पता नहीं चलता कि कब आप उनके जैसे बन जाते हैं। ये एक बड़ा फैक्ट है। सोशल साइकोलॉजी से साबित हुआ है कि कन्फर्मिज्म स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन मोटिव्स में से एक है। वैसे हम यहाँ कन्फर्मिज्म वर्ड का यूज थोड़ा डिग्रेडिंग वे में कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इससे बचा नहीं जा सकता। जैसा हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं कि ये ऑटोमेटिक है, आप हार्डली इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी लाइफ से इसे पूरी तरीके से एलिमिनेट करने से बेहतर है कि आप अच्छे लोगों के साथ रहे जिनका लाइफ गोल आपकी तरह सेम हो।
ये चीज दूसरे एंगल से भी अप्लाई होती है। अगर कुछ लोग बाकी ग्रुप से अलग हो जाते हैं तो आप इस फैक्ट को एम्फसाइज करके उन्हें कंफर्म होने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। आगे चैप्टर नंबर 11 जिसमें हम इस लाइन के बारे में जानेंगे, कीप इट गोइंग। जी हाँ, दृढ़ता जो होती है, डिटर्मिनेशन जो होती है, वो एक चाबी है। आप यहाँ मेंशन किए गए सारे स्टेप्स को फॉलो करके भी फेल हो सकते हैं अगर आप में दृढ़ता की कमी है, परसिवियरेंस की कमी है। तो सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पर ये है कि फेलियर्स कैसे हैंडल किए जाए। जितनी जल्दी आप ये इम्पोर्टेंट फैक्ट एक्सेप्ट करेंगे उतना ही बेटर आप फ्यूचर डिफिकल्टीज को हैंडल कर पाएंगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका सीक्रेट दृढ़ता ही है। वो इतने स्टबर्न होते हैं कि एंड में फेलियर्स भी उनके आगे हार मान लेती है। कभी भी फेल होने के डर से हार मत मानिए, बल्कि इसके उलट हर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के साथ आप अपनी सक्सेस के और भी क्लोज आ जाते हैं। हम ये सब बनाकर नहीं बोल रहे हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को ले लीजिए, आप खुद ही देखेंगे कि परसिवियरेंस यानी कि दृढ़ता ही उनका सीक्रेट है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, कई ऐसे रैंडम फैक्टर्स हैं जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी लेकिन ये कभी बहुत बुरी भी हो सकती है। लेकिन इन रैंडम इवेंट से खुद को टूटने ना दे। इन रैंडम फैक्टर्स का एक टिपिकल सा एग्जांपल है जब आपका पार्टनर बिना किसी वजह के आपको छोड़ देता है। अब तक सब ठीक था, आप दोनों साथ में खुश थे कि तभी एक दिन आपका पार्टनर आपसे कहता है इट्स नॉट यू इट्स मी, या फिर ऐसा ही कोई स्टूपिड सा रीजन देता है। अब जाहिर है कि आपका दिल टूट जाएगा। तो ऐसे में कुछ दिन दुखी फील करना बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है। रोने से भी दुख हल्का होता है, लेकिन आप इसकी वजह से खुद को टूटने ना दे, क्योंकि आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। हमें लगता है कि इस तरह के रैंडम इवेंट्स को झेलना फेलियर से कहीं ज्यादा मुश्किल है, जो कि प्योरली आपकी फॉल्ट होती है। लेकिन ये लाइफ है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। उसे रैशनलाइज करना इतना इजी नहीं है। बहुत से लोगों की नजर में अब्राहम लिंकन अमेरिका के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट में से एक है। उन्होंने अमेरिका में स्लेवरी हटा करके डेमोक्रेसी कायम की थी, लेकिन उनकी लाइफ इतनी दुख भरी थी, किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब लिंकन बहुत छोटे से थे तो उनकी माँ चल बसी। उनकी सिस्टर थी सारा जिसने उन्हें पाला पोसा, लेकिन बदकिस्मती से सारा भी जल्दी ही चल बसी। लिंकन की फर्स्ट वाइफ शादी के तुरंत बाद मर गई थी। उनके तीनों बेटे भी एक के बाद एक चल बसे। उनका प्रोफेशनल करियर भी मुश्किलों से भरा रहा, लेकिन अब्राहम लिंकन ने हार नहीं मानी। वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। तो आपको भी इसी तरीके से अपने गोल की तरफ चलते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुद्दा मामला ऐसा है और कंक्लूजन ये है कि दोस्तों इस ऑडियो में हमने देखा कि अगर हमें चेंज होना है तो हमें 3 चीजों को समझना होगा। पहला है राइडर, यानी हमारा रैशनल माइंड, इंटेलिजेंट माइंड जो सोचता है। दूसरा है एलिफेंट, यानी हमारा इररेशनल माइंड, यानी कि इमोशनल माइंड। और तीसरा आता है हमारा पाथ, यानी कि हमारी सराउंडिंग्स, हमारा एनवायरनमेंट और हमारे आसपास के लोग। अगर हमें चेंज होना है, स्विच करना है, तो हमें इन तीनों को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। स्विच के लिए हमें सबसे पहले अपनी सारी एनर्जी सिर्फ एक टास्क पर लगानी पड़ेगी, ताकि हमें ज्यादा सोचना ना पड़े और कंफ्यूजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप अपनी सुबह की चाय या कॉफी में चीनी डालना बंद कर दीजिए। अगर आप एक साथ 10 एक्शंस के बारे में सोचेंगे कि मैं जिम भी जा लूं, मैं दौड़ भी लूं, मैं डाइट भी फॉलो कर लूं, मॉर्निंग में जॉगिंग भी करूं, तो सच बोलती हूँ कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक छोटे टास्क पर फोकस कीजिए। सेकेंड स्टेप आता है कि खुद को एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल थॉट दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं और खुद से आप कहते हैं कि मैं स्मोकिंग बंद करके हेल्दी भी रह सकता हूँ और पैसे भी बचा सकता हूँ, तो ये एक बहुत ही कमजोर इमोशन है और आप इस हैबिट को स्विच नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि आप खुद को इमेजिन कीजिए पीले दांतों के साथ, जिसके पास कोई नहीं आना चाहता। ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है और आपकी हेल्प कर सकता है। और अब इसी के साथ लास्ट स्टेप आता है कि अपना एनवायरनमेंट चेंज कीजिए। अगर आपके आसपास सारे लोग टाइम वेस्ट करने वाले हैं तो ना चाहते हुए भी ये एनवायरनमेंट भी आपको टाइम वेस्ट करने के लिए मजबूर कर देगा। उसी तरह अगर आपके आसपास सारे लोग गोल ओरिएंटेड हैं और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो ये एनवायरनमेंट आपको भी फोकस बना देगा और वहाँ पहुँचा देगा जहाँ आप जाना चाहते हैं। सुनने समझने में काफी आसान लगा, अप्लाई तो आपको करना ही होगा। आई नो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन विश्वास कीजिए ये हो जाएगा, क्योंकि काफी लोगों ने ऐसा किया है और अपने गोल्स को अचीव किया है। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है।